हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम ये तीसरा वीडियो लेकर आए हैं पीएनएसटी के ऊपर आप लोगों के लिए। इसके पहले हमने 2 वीडियोस डाले थे, आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आल के साथ बेल बजाइए, ताकि आपको हम अच्छी अच्छी जानकारी देते रहें, जिससे आप लोगों को पीएनएसटी एग्जाम फाइट करने के लिए मदद मिले। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अब, क्योंकि लगभग 50 दिन का समय, लगभग 45 से 50 दिन का समय बचा है, तो इस दिन में, इतने कम दिनों में हम कैसे पीएनएसटी की बहुत अच्छी तैयारी करके अपना सिलेक्शन श्योर करें और कैसे 70+ मार्क्स अपन ला सकते हैं। तो इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं कुछ और बातों पर बताने वाला हूं, क्योंकि क्वायरीज आ रही है हमें कि सर ये ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसा है तो क्या करेंगे। तो इस बात पे भी कुछ मैं बताने वाला हूँ बातें आप लोगों को। तो जैसा कि मैंने सेकंड वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ था कि यदि आपको, सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि यदि आपको इस बार 70+ नंबर लाने, सिलेक्शन आपको श्योर करना है अपना पीएनएसटी एग्जाम में जो 17-18 अक्टूबर को होने वाला है, उसमें यदि आपको 70+ मार्क्स लेके आने हैं, तो मैंने आपको सेकंड वीडियो में एक प्लानिंग बताई थी कि आप ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, फिर अपन नेक्स्ट आज के टॉपिक पर आएंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि फिजिक्स में 30 नंबर, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश 30 नंबर का 150 नंबर के कुल क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 150 क्वेश्चन जो है आप लोगों को आएंगे। जनरली लड़कियां, मोस्टली लड़कियां 8 से 10 नंबर, 8 से 10 नंबर सभी विषय में लाती हैं। 40 से 50 नंबर तो कोई भी ला ही लेता है। एक फ्रेशर 12th पास आउट भी बैठता है तो वो नंबर ला देता है, पर इसमें सिलेक्शन नहीं होता है। जो सिलेक्शन है वो लगभग 65 से ऊपर, तो मैं 70+ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हर साल जो है आप लोग जानते हैं जो कट ऑफ है वो ऊपर जाता है। ज्यादातर लोग प्रिपरेशन करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, तो हर साल जो है कट ऑफ ऊपर जाता है, कभी कभी डाउन भी जाता है, पर अपना 70+, क्योंकि श्योर सिलेक्शन 101% अपने को लेना है, तो 70+ की प्लानिंग लेके कम से कम चलिए आप। तो आपको ये जनरली मोस्टली जो लड़कियां हैं वो नंबर लेके आती हैं, तो आपको 4 से 6 नंबर, हर एक विषय में 4 से 6 नंबर जो है उसको आपको इंक्रीज करना है। तो 4 से 6 नंबर इंक्रीज करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको 12 से 15 नंबर हर एक विषय में जो है, लगभग 12 से 15 नंबर, मेरा अनुभव, मेरा कट ऑफ जो मैं पिछले कुछ सालों से इस बारे में इस चीज को देख रहा हूँ, कट ऑफ को देख रहा हूँ, ठीक है, इस एग्जाम को देख रहा हूँ, उसके हिसाब से तो 12 से 15 नंबर जो है आपको हर पेपर में कम से कम आपको लाने होंगे। ठीक है, तो 12 से 15, 12 से 15, 12 से 15, बायो जूलॉजी वाले पार्ट में मैंने 15 से 18 रखा हुआ है, 12 से 15 रखा हुआ है। तो ऐसा यदि आप करते हैं तो यहाँ पे आपका 70+ मार्क्स का जो अचीवमेंट है, जो आपको प्राप्त करना है ना, सिलेक्शन के लिए, वो आपका यहाँ पे टारगेट पूरा हो जाता है। तो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में कि हम 12 से 15 नंबर यानी 70+, हर एक विषय में 12 से 15+ नंबर यानी कुल मिला के 70+ नंबर कैसे ला करके अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। ठीक है, इस विषय पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ 9 पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं, नोट किए हुए हैं, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको सॉल्व पेपर सॉल्व कराऊंगा। हर एक वीडियो में एक दिन फिजिक्स का, एक दिन केमिस्ट्री का, लास्ट ईयर के जो पिछले ईयर के 2022 का, 2021 का, उसके बाद 20 का, 19 का, ऐसे घटते क्रम में मैं आपको हर एक इसमें पेपर कराऊंगा, एक दिन फिजिक्स का, एक दिन केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, इस तरह से। और उसकी प्लानिंग के बारे में आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूँ जो मुझे क्वेरीज में आई हुई है कि सर ये कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स है, वो काफी मुझे यूट्यूब पर चैट कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं, तो वो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर 12th बायोलॉजी जो रनिंग स्टूडेंट है, जो इस साल 12th बायो में है, ठीक है, और जो इस साल पढ़ रहा है अभी, वो स्टूडेंट क्या इस फॉर्म को भर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल, वो स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है, परंतु उसकी एक कंडीशन आपको याद रखना है कि 1 अक्टूबर, जैसा कि आप लोगों को भी पहले से पता है, 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 को उसकी न्यूनतम आयु 17 वर्ष हो जानी चाहिए। वो 12वीं रनिंग में है, और 12वीं रनिंग में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी ये इस डेट पर एज जो है कम से कम न्यूनतम आयु जो 17 साल हो जानी चाहिए। तो ऐसा विद्यार्थी जो कि बायो का स्टूडेंट है, जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और प्लस इंग्लिश, ये 4 विषय, हिंदी तो रहता है, ये हिंदी तो है ही है, पर ये 4 विषय होना जरूरी है। तो वो ऐसा स्टूडेंट जो 12वीं रनिंग में है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, बशर्ते वो 12वीं एग्जाम में उसको सप्लीमेंट्री नहीं आनी चाहिए, वो फेल नहीं होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। तो अदरवाइज यदि वो फेल हो जाता है 12वीं एग्जाम
मेन एग्जाम में या सप्लीमेंट्री आती है तो फिर वो इस सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। दूसरी बात, 12th बायोलॉजी पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश, ठीक है, ये 12th में याद रखेंगे कि 12th में उसका जो स्टूडेंट है वही स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है, ये वाला जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश ये 4 विषय हों। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ओपन सिस्टम या अन्य किसी सिस्टम से, ओपन माध्यम से, ओपन स्कूल से 12वीं पास आउट किया है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो है पर हो सकता है इंग्लिश नहीं है, ठीक है, बायो है इंग्लिश है पर फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, कुछ ना कुछ यानी 4 में से कोई एक विषय नहीं है, ऐसा विद्यार्थी इस फॉर्म को भरने के लिए पात्र नहीं है। ये बात अच्छे से समझ लें। ये चारों विषय फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, आवश्यक है। ये जिनके ये 12वीं बायोलॉजी में चारों विषय हैं वही स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। हिंदी है या नहीं है कोई और विषय उससे मतलब नहीं है, पर ये 4 विषय होने जरूरी है, ठीक, वही भर सकता है। तीसरी बात, ये जो कोर्स, ये जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है, ठीक है, पीएनएसटी का, जो कि 6 तारीख से फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। एमपीपीबी के पोर्टल पर 6 तारीख से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, 20 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। मैंने इसके पहले वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये ऑटोनोमस रिक्रूटमेंट है, ठीक है, ऑटोनोमस रिक्रूटमेंट है। इसमें जो है गवर्नमेंट मतलब ये फ्री नहीं है, इसमें फीस लगेगी, और इसकी जो फीस है, जो फी है इसकी वो है 28,000 रुपए पर ईयर फी इसकी लगेगी, जिसका डिस्क्रिप्शन, जिसका वर्णन मैंने पहले वाले वीडियो में किया है। और आप पीईबी के साइट पे जाइए, वहां पे रूल बुक दिया हुआ है, उस रूल बुक में भी इसकी जानकारी दी है कि किस किस की कितनी कितनी फीस लगेगी। साल भर की जो फीस है वो है 28,000 रुपए। पर यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको हर महीने 3500 रुपए का स्टाइफंड मिलता है, एक तरह से एक पेमेंट मिलती है ट्रेनिंग के दौरान। ये पेमेंट 3500 रुपये महीना है, और साल भर का 3500 के हिसाब से 42,000 रुपये बन जाता है। तो आपकी फीस 28,000 रुपये है, तो 42,000 रुपये आपको मिलेगा, और आपको फीस जमा करना 28,000 रुपये। तो ये भी बहुत ज्यादा फीस नहीं है, जितनी आपको स्टाइफंड मिलेगी उससे कम ही फीस है। स्टाइफंड में ही आपका फीस भी कवर हो जाएगा, और आपके अन्य खर्चे और सेविंग्स भी, आपकी जेब में पैसा बच जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटोनोमस है, फ्री नहीं है। यदि ये देखो, इसके पहले तक क्या होता था कि पीएनएसटी का एक एग्जाम होता था, उसमें 2 काउंसलिंग होती थी। पहले होती थी गवर्नमेंट फ्री वाली, और दूसरी होती थी ऑटोनोमस वाली। ऑटोनोमस का मतलब क्या है इसको समझ लें, दोनों बात को समझ ले। पहले जो फ्री वाली काउंसलिंग होती थी उसमें गवर्नमेंट कॉलेज ट्रेनिंग के लिए मिलते थे, ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलते थे, और फीस 0 थी, मतलब फीस बिल्कुल नहीं लगती थी, और आपको 335 रुपए का उसमें स्टाइफंड बिल्कुल मिलता था, ठीक है। ये ऑटोनोमस में क्या होता है कि ऑटोनोमस में फीस फ्री नहीं है, 28,000 रुपए साल का लगेगा, और आपको इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस ट्रेनिंग के लिए नहीं मिलते हैं। जो सेमी गवर्नमेंट मतलब अर्धशासकीय जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेजेस, बड़े शहरों में जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, वहां पे बड़े जो मेडिकल कॉलेज है वहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसकी ट्रेनिंग नहीं होती है। ऑटोनोमस का केवल यही 2 ही बात का अंतर है कि ऑटोनोमस में फीस होती है 28,000 रुपए साल की, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं मिलते हैं, इसमें मेडिकल कॉलेज मिलते हैं ट्रेनिंग के लिए, बस। बाकी सब कुछ सेम है ना। ये गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट ही इसको ऑर्गेनाइज कराती है, सब कुछ गवर्नमेंट के के रूल्स के अकॉर्डिंग ही होता है। और इस ट्रेनिंग के बाद जैसे गवर्नमेंट कॉलेज से जो फ्री आप कॉस्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग, वैसा ही उसी के समतुल्य आपको मान करके आपकी पोस्टिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। बस 2 बात का अंतर है, तो इसमें अन्यथा ना ले। बाकी ये ऑटोनोमस है, इस बात का ध्यान रखें, बस इतना। 2 ऑटोनोमस होने का सिर्फ 2 बात का अंतर जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग नहीं होगी, मेडिकल कॉलेज में होगी। ये और ये फ्री कास्ट ऑफ फीस नहीं है, इसमें साल भर की जो फीस है वो जो है 28,000 रुपए। 4 साल की ट्रेनिंग होती है, तो 4 साल की जो फीस है 28,000 रुपए 4 साल आपको लगेगा। और वो आपकी जो स्टाइफंड मिलती है 42,000 रुपए, उसी से वो मतलब आपको अलग से फीस देने की जरूरत है, उसी से वो कवर हो जाएगा आपका। 4 साल की ट्रेनिंग होती है, लगभग ये 4.5 से 5 साल तक कोर्स जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग वैसे है 4 साल की, पर क्योंकि एग्जाम देते, उसके रिजल्ट आते करते तक, सारा प्रोसेस करते तक लगभग 5 साल लग जाता है। पर ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो 4 साल का ही होता है, ठीक है। तो कई लोग उसको कंफ्यूज होते हैं कि 4 साल का है सर, कि 4.5 साल का है, कि 5 साल का। एक्चुअल ये 4 साल का है, पर वो 4 साल के बाद आप एग्जाम देते हो, फिर उसका 2-3-4 महीने में रिजल्ट आता है, फिर उसकी आगे प्रोसेस मार्कशीट मिलते, कराते, सब कुछ अप्रूवल होते तक, ये लगभग 5 साल तक का ड्यूरेशन चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ट्रेनिंग के लिए नहीं मिलेंगे, मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। ऑटोनोमस का मतलब ये है। अच्छा, ये गवर्नमेंट वाली जो है, मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होती है फ्री वाली जो ट्रेनिंग के लिए, जो
पीएनएसटी का एग्जाम होगा। आगे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है अब ये एग्जाम इस साल तो खैर ऑटोनॉमस वाला हो रहा है, नेक्स्ट ईयर से ये नीट में मर्ज हो जाए, नीट के माध्यम से ये एग्जाम हो। अभी इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल तो ये ऑटोनॉमस है, आप इसी की तैयारी करिए, यही अच्छा है। क्योंकि हो सकता है कि आगे चल करके नीट में जाए तो हो सकता है कि इसका लेवल टफ हो जाए। तो जो लोग इस साल भर रहे हैं इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं है और बड़े मेडिकल कॉलेज में आपको टेस्ट करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, तो इस एग्जाम को निकालने का बिल्कुल हर एक नून अपने अंदर जो है पाल लीजिए और उसको निकालिए। ठीक है, चौथे पॉइंट की अपन बात करते हैं कि हम 40 डेज मतलब लगभग 40 से 45 दिन तक समय अपना बचा है आपसे, यदि हम काउंट करते हैं लगभग 7 दिन आने की हो सकता है। तो लगभग 40 से 45 दिन का समय बचा, 17-18 अक्टूबर का एग्जाम है, होना है। तो 40 से 50 सॉरी 45 40 से 45 का समय बचा, तो 40 डेज स्टडी प्लान में यहाँ पे लेकर आपको आया हूँ, बता रहा हूँ कि अपन कैसे 40 से 45 दिन में सिलेक्टिव स्टडी कैसे करें, है ना, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली समस्या आती है कि सर हम क्या पढ़ें। बहुत सारे कुछ बच्चों की क्वारीज आ रही है कि सर हम कौन सी बुक से पढ़े, कौन सी बुक अच्छी होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बुक्स हैं, है ना, वो जो आपने 11th और 12th में शिवलाल की, प्रबोध की, युगबोध की, नवबोध की जो भी बुक्स पढ़ी होगी, क्योंकि हम एमपी बोर्ड वाले हैं, तो वो और आपको ये बता दूं कई लोग चिल्ला रहे सर एनसीईआरटी, सर एनसीईआरटी, सर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक अलग से आप यदि मिल जाती ठीक है, तो जरूरत नहीं है, क्योंकि 2018 17-18 के बाद 2018 के बाद से जो हमारी बुक जो एमपी बोर्ड में शिवलाल, प्रबोध, युगबोध, नवबोध की चल रही है, ये एनसीईआरटी पैटर्न हो गया है, एनसीईआरटी हो गई है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बुक आपने 11th-12th में पढ़ी है, चाहे शिवलाल, प्रबोध, युगबोध, नवबोध, उसी से पढ़िए। उसी के पीछे में क्वेश्चन दिए, सारा थ्योरिकल दिया है, उसी में पीछे क्वेश्चन दिए हैं, कौन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं उसमें, किस सन में कौन से क्वेश्चन आए हैं, पीएनएसटी में, पीपीटी में, ये सब पीपीटी बोल रहा हूँ, नीट में और अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। वही बुक इस्तेमाल कीजिए। और जो अपनी मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की जो बुक्स आती है, जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कास्ट आपको देती है स्कूलों के टाइम, वो बुक भी आपकी काफी मदद करेगी। तो वो बुक का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको लगता है अलग से एनसीईआरटी बुक यदि कोई मिल जाती तो आपकी मर्जी है, आप ले सकते हैं, पर ये बुक्स में आपका काम चल जाएगा। एक खास बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एक आप सॉल्व पेपर बुक जो है, एक सॉल्व पेपर बुक जरूर ले लीजिएगा, जरूर अच्छा सा पब्लिकेशन का ले लीजिएगा, जिसमें कम से कम 5 साल के जो है, कम से कम 5 साल के पुराने ओल्ड पेपर, मतलब 2022 का, इससे पहले जो एग्जाम हुआ 2022 का, है ना, 21 का, 19 का, 18 का, 17 का, जो भी 16 का, ऐसा मतलब कम से कम 5 साल के सॉल्व पेपर आपको मिल जाए। हर साल जो 150 नंबर के क्वेश्चन पेपर आया हुआ है ना, वो आपको मिल जाए। ऐसा कोई एक 5 साल का, कम से कम 5 साल पुराना सॉल्व पेपर आप जरूर ले लीजिएगा और उसका प्रैक्टिस सेट लगाइए। वो बहुत 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 मदद करेगा और आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, तो उससे आपको पढ़ने में काफी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये जरूर कर लीजिएगा। बुक्स के बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारा स्टडी, तू भी दे डालू, उसकी डाल लेती हूँ, है ना, ये कर लेती हूँ, एनसीईआरटी कर लेती हूँ, कुछ मत करिए। आपके पास इतना टाइम नहीं है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, इतना स्टडी मटेरियल आप कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो अपने पास है, जो आपको पहले से पढ़ा हुआ है, जो आपने देखा हुआ है, उसी के ऊपर विश्वास करिए, उसी से पढ़िए, उसी में सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। बहुत सारी बुक्स लेकर के कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इधर देखेंगे, ये 6th पॉइंट है, स्टडी रूटीन आपका कितना होना चाहिए। तो ये तो कोई परफेक्ट चीज होती नहीं है, क्या है, क्योंकि कई लोग ऐसा है कि 8 घंटे पढ़ते हैं, कई लोग 10 घंटे पढ़ते हैं, कई लोग 15 घंटे पढ़ते हैं, कई लोग 2 घंटे पढ़ते हैं, तो है ना, कि तो अपने अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। कोई 2 घंटे में 8 घंटे का हिसाब, 8 घंटे का पढ़ लेता है, कोई 8 घंटे में 2 घंटे का नहीं पढ़ता है। तो वो आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं कोई पर्टिकुलर रूटीन इसके चक्कर में रहता नहीं हूँ कि आपको 10 घंटे पढ़ना है कि आपको 15 घंटे पढ़ना है। वो आप देख लीजिए, बस सिलेक्शन होना चाहिए। आपको अपनी जवाबदारी, जिम्मेदारी खुद समझ। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे स्टडी रूटीन में आपको यहाँ से कम से कम 5 से 8 घंटे, कम से कम 5 से 8 घंटे, बिल्कुल ये 40-45 दिन का प्रोग्राम, मतलब स्टडी प्लानिंग है। 5 से 8 घंटे कम से कम, आप 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम 5 से 8 घंटे तो आप डेली पढ़िए और पांचों विषय को 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे रोज दीजिए। यदि आप कोई साथ में अदर कोर्स कर रहे हो, आप बीएससी कर रहे हो, आप कोई नर्सिंग कोर्स, सॉरी कोई दूसरे अदर जो भी कोर्स कर रहे हो, आप आईटीआई कर रहे हो, आप कॉलेज कर रहे हो, कुछ भी ऐसे कोर्सेज कर रहे हो, तो उसके अलावा भी इसमें आप टाइम दे सकते हैं। अभी 40 दिन के लिए उस काम को थोड़ा सा कंट्रोल करके इस काम पे ज्यादा फोकस कीजिए। और यदि एक बार निकल जाता है तो आपको फिर किसी कॉलेज और बीएससी और आईटीआई
की और अदर कोर्सेज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यदि ये एग्जाम निकल गया तो सीधा आपका जॉब लग जाता है ना। 4 साल की ट्रेनिंग और 4 साल की ट्रेनिंग 5 साल के समय के बाद में आपका जो है सीधा पोस्टिंग हो जाती है, तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है पढ़ाई की। आगे आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो आपको मालूम है सब, है ना, ओपन माध्यम, पत्राचार माध्यम और प्राइवेट माध्यम उपलब्ध है। अपने एजुकेशन को आप पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं। तो ये कम से कम 5 से 8 घंटे का जो है रूटीन जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। अगली बात, 7वां पॉइंट है सिलेबस। सिलेबस क्या होगा, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस क्या रहेगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप क्या करिए, एमपीपीबी व्यापम के साइट पर जाइए, वहां पर रूल बुक आपको दिया हुआ है, ठीक है, पीएनएसटी का रूल बुक दिया है, उसका पेज आप, ठीक है, टोटल 47 पेज उसमें दिए हुए हैं रूल बुक में। उसमें से पेज नंबर 31 से 37, 31 से 37 पेज नंबर का अवलोकन करिए, देखिए, ठीक है। वहां पर आपका सारा सिलेबस दिया हुआ है। फिजिक्स में क्या क्या आएगा, केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा, बॉटनी में, जूलॉजी में, इंग्लिश में क्या क्या आएगा, सारा आपको स्पष्ट लिखा हुआ इंग्लिश में है। यदि और इंग्लिश में है, आप बायो वाले हैं तो इंग्लिश में समझते हैं इतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको ऐसा लगता है तो आप उसको पीडीएफ करके जो है हिंदी में कन्वर्ट करके उसको अच्छे से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइए। जो जो सिलेबस के इसको उसी के अकॉर्डिंग जो है आप स्टडी करिए, ठीक है, इन बुक्स के माध्यम से। 8वीं बात, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। यहाँ पे एनए लिखा है, एन का मतलब यहाँ पर है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन यानी आंकिक प्रश्न, और यहाँ पे एनालिटिकल्स क्वेश्चन मतलब विश्लेषण वाले प्रश्न काफी आते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स एंड विश्लेषण एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, लगभग लगभग 25 से 30 क्वेश्चन दोनों के मिलाकर के लगभग लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो है आना है। ये समझ लीजिए लगभग लगभग 50%, मतलब दोनों के यदि क्वेश्चन मिलाए तो 30-60 क्वेश्चन होते हैं, लगभग लगभग 50%, 45 to 50% आपके जो न्यूमेरिकल्स और विश्लेषण पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। और एक बात बिल्कुल जाहिर सी है, आप लोग भी जानते हैं कि जो बायो का स्टूडेंट होता है उसका थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल और एनालिटिकल्स क्वेश्चन है वो थोड़ा सा जरा वीक पॉइंट होता है। तो आप थोड़े से मेहनत करिए, क्योंकि हमको 4 से 5 नंबर बढ़ाना है अपना, 4 से 6 नंबर अपने को बढ़ाना है। तो ये 4 से 6 नंबर को बढ़ाने के लिए ये करना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पे मत जाइए, ठीक है। पर यदि आप यहाँ पे 25 से 30 में से कम से कम 15 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन भी यदि कवर कर पाते हैं, बाकी 5-7 क्वेश्चन नहीं करते हैं तो छोड़ दीजिए। पर कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल्स और एनालिटिकल वाले कवर कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन में बहुत मदद हो जाएगी और सिलेक्शन लगभग लगभग शुरू हो जाएगा। तो कई बार जनरली मोस्टली लड़कियां ये करती हैं कि इन क्वेश्चन को छोड़ देती हैं, तो आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन से बाहर करते हैं। तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और कवर करना है इनको, ठीक है, याद रखिएगा। एक बात का और ध्यान रखिए कि आपके, यदि मान लीजिए कि आपका फिजिक्स थोड़ा वीक है, यदि केमिस्ट्री आपका वीक है, बॉटनी आपका वीक है, और एक बायो वाले का जूलॉजी बहुत काफी स्ट्रांग होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले भी देख लीजिए आप कि मैंने यहाँ 12 से 15, 12 से 15, 12 से 15, इंग्लिश में 12 से 15, पर मैंने जूलॉजी में जो है 15 से 18 नंबर मार्किंग किया हुआ है। तो आप ध्यान रखिए, जूलॉजी थोड़ा सा अच्छा सब्जेक्ट होता है बायो की दृष्टि से, बायो वाले स्टूडेंट की दृष्टि से, ठीक है। तो आपकी जो जूलॉजी जो है उसमें अच्छे नंबर कवर कर लीजिए, थोड़ा सा मतलब अन्य की तुलना में जो है 5 नंबर 7 नंबर आप ज्यादा स्कोरिंग कर लीजिए। और दूसरी बात रही इंग्लिश की यहाँ पर, तो इंग्लिश जो विषय है आपका, इसमें मैं बता देना चाहता हूँ, वैसे सिलेबस आप देखेंगे रूल बुक पे तो आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश में सारी ग्रामर है, जो 11-12 तक आपने पढ़ी है वो सारी ग्रामर कवर है। इंग्लिश में जो है आप लोगों को मतलब जो है पैराग्राफ्स हैं, आपको प्रेफिक्स है, सफिक्स है, आपको अंतिम पैसेजेस वगैरह हैं, और सारा ग्रामर है। आपको टेंस एंड टाइम एंड टेंस है, आपको वॉइस है, नरेशन है, आपको फ्रेज है, आपको डिटर्मिनर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। तो ये कंजक्शंस है, ये सारी जो ग्रामेटिकल चीज है, बेसिक ग्रामर जो है, बेसिक ग्रामर है। तो इसमें आप बेसिक ग्रामर में यदि इंग्लिश आपका अच्छा पोर्शन है तो बेसिक ग्रामर में आप अच्छी लीड कर सकते हैं। और इसमें मैंने यहाँ पे 12 से 15 नंबर लिया है। यदि आप इधर थोड़ा सा वीक भी हैं, थोड़ा सा कम नंबर भी लाते हैं, तो आप ये 2 विषय में अच्छे नंबर ला लीजिए। यहाँ पे आप 18-20 नंबर ला लेते हैं तो काफी आपकी मदद हो जाती है। यदि आप जूलॉजी और इंग्लिश 2 विषय में 18-20 नंबर यदि स्कोर कर लेते हैं तो आपके लगभग जो है 36-40 नंबर आपके हो जाते हैं। और आपकी 30 नंबर की रिक्वायरमेंट है तो आप यदि 20 केमिस्ट्री बॉटनी में यदि आप
10-10 नंबर भी लेके आते हैं, 10-12 नंबर भी लेके आते हैं, और आपका ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो इसमें आप ज़्यादा नंबर ले लीजिए, उधर 10-12 भी आते हैं तो आपका ओवरऑल जो है 70 प्लस मार्क्स हो जाता है। ठीक है, तो आप सिलेबस थोड़ा जरूर देख लीजिएगा, और इंग्लिश को थोड़ा सा भीड़ करके जो है इंग्लिश को थोड़ा सा अच्छी पकड़ बनाइएगा, इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा कवर कर लीजिएगा, जूलॉजी में कवर कर, तो जूलॉजी और इंग्लिश दो ऐसे विषय हैं एक बायो वाले स्टूडेंट की मेरी दृष्टि से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो आपको अच्छी स्कोरिंग दिला सकते हैं। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में यदि आपका न्यूमेरिकल सेक्शन और एनालिटिकल सेक्शन थोड़ा कमजोर है, तो यदि उसमें कम नंबर होती, कम स्कोरिंग होती, तो आप इसकी स्कोरिंग को बढ़ा करके ओवरऑल 70 प्लस नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, और इस अपनी अपनी इंटरेस्ट और अपना सब्जेक्ट के हिसाब से जो है उस हिसाब से थोड़ा सा आप तैयारी करिए, है ना। ठीक है, सिलेक्शन आपका श्योर हो सकता है। नवी और एक लास्ट बात यहाँ पर कि प्रैक्टिस सेट हमको लगाना है, प्रैक्टिस सेट हमको लगाना है, हर दिन प्रैक्टिस सेट लगाना है हमको। प्रैक्टिस सेट के लिए बुक आपको मिल जाती है मार्केट में, प्रैक्टिस सेट की बुक्स आती है, और सबसे अच्छी बात तो ये कि प्रैक्टिस सेट के लिए आपको ये चीज मदद करेगी, सॉल्व पेपर जो है। ठीक है, और सॉल्व पेपर के अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आते हैं मार्केट में उपलब्ध है, आप प्रैक्टिस सेट की बुक खरीद लीजिए और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए रोज। ठीक है, जैसे 2 घंटे आपका 2 घंटे या 3 घंटे का जो भी पेपर होगा, तो वैसे ही बिल्कुल जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए। यदि आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं तो एक एक सुबह फिजिक्स केमिस्ट्री का 60 क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर जो है शाम को बाकी के 60 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन लगा लीजिए। ऐसे करके मतलब एक दिन में एक एग्जाम का प्रैक्टिस, मतलब पूरे 150 क्वेश्चन का, पांचों विषय के 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। ठीक है, 40 दिन तक यदि आप ऐसा करते हैं। हाँ, एक बात का और ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस सेट बहुत ईजी वाले, या किसी कोचिंग में जा रहे हैं आप या किसी ऑनलाइन कोचिंग में जुड़े हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई कोचिंग वाले या ऑनलाइन कोचिंग वाले, जो ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग वाले, बहुत बहुत इजी प्रैक्टिस सेट कराते हैं। इससे ये आप कराते हैं और आप उसको बड़े अच्छे से कर पाते हैं, और बट खुश होते हैं कि मैं तो बिल्कुल जो है 150 में मेरे तो 100 नंबर आ रहे हैं, और 90 प्लस नंबर आ रहे हैं, या 80 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो मेरा सिलेक्शन शुरू हो जाएगा। तो ऐसा भी भ्रम में मत रहिएगा, क्योंकि कोचिंग्स वाले कई बार ऐसा हो जाता है कि अपना अच्छा कर दिखाने के लिए बहुत इजी प्रैक्टिस सेट देते हैं, बहुत इजी चीजें पढ़ाते हैं, क्वेश्चन टेस्ट वगैरह कराते हैं, जिससे आप अच्छे नंबर लाते हैं। आपको लगता तो है कि यार हम अच्छा पढ़ रहे हैं, पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ओवरऑल आप कितने प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस कुल मिला के लास्ट फाइनल बात यह है कि आपके 70 प्लस नंबर आके सिलेक्शन होना चाहिए। आपने कैसा पढ़ा, क्या पढ़ा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को मालूम है कि प्रयास मायने नहीं रखता है, परिणाम मायने रखता है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, परिणाम सही होना चाहिए, ओवरऑल सिलेक्शन होना चाहिए। बस आपने कैसे पढ़ा है, क्या पढ़ा है, किस पुस्तक से पढ़ा, बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आपने 4 घंटे पढ़ा है कि 20 घंटे पढ़ाई करिए रोज, बिल्कुल मैटर नहीं करता है। बस ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। और इन सब चीजों के बाद कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, कि आप किस बुक से पढ़ रहे हो, सबसे पहले एक फाइनल बात बोल देना चाहता हूँ मोटिवेशन के रूप में, कि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, और आपको एवरी टाइम खाते पीते सोते एवरी टाइम आपको एक ही चीज दिखना चाहिए कि मैं नर्स हूँ, मैं नर्स हूँ, मेरे को नर्स बनना है, मेरे को नर्स बनना है, मेरे को नर्स बनना है। अपने आप को अप्रैल में देखो, सोते जागते उठते बैठते काम करते सब टाइम पर, बस ये जुनून अपने अंदर ला लो, फिर कोई माई का लाल आपको अप्रैल पहनने से रोक नहीं सकता। थैंक यू, गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।